हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स को और इस सीरीज का ये 4th नंबर की वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। आप सभी को पता है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हम फ्लो प्रोसेस के लिए अप्लाई करते हैं या फिर ओपन सिस्टम कह सकते हो, हम ओपन सिस्टम के लिए अप्लाई करते हैं। तो इसके एप्लीकेशन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके एप्लीकेशन पे बेस्ड जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो किसी भी सीरीज को आप अगर स्टार्ट कर रहे हो तो प्लीज जो सीक्वेंस है उसको आप फॉलो करें ताकि आपको प्रॉपरली चीजें समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, फॉलो मोन अकेडमी ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अगर आपको इन वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम के आईडी को फॉलो कर सकते हैं। और जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो ओपन सिस्टम होता है ये वाइडली यूज होता है इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में। जितने भी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट या कंपोनेंट्स होते हैं मोस्टली वो कैसे होते हैं, ओपन सिस्टम होते हैं। तो ये एक एग्जांपल है स्टीम पावर प्लांट का, यहाँ पे आपने पढ़ा भी होगा और यहाँ पे आपको कंपोनेंट्स भी दिख रहे होंगे, जैसे कि ये बॉयलर है, ये टरबाइन है, कंडेंसर है, ये आपका पंप है और इधर जनरेटर है। तो जनरेटर तो हमको पढ़ना नहीं होता है, मैकेनिकल का काम इससे टरबाइन से इधर का होता है। हाँ, यहाँ पे शाफ्ट वर्क है डेफिनेटली, बट ये हम इलेक्ट्रिकल वर्क में कैसे कन्वर्ट होता है वो सारी चीजें हम स्टडी नहीं करते हैं। यहाँ पे बाकी के जो कंपोनेंट्स आपको दिख रहे हैं, अगर आप इसको बेसिकली बॉयलर को एज अ कंट्रोल वॉल्यूम ले लो तो यहाँ पे मास ट्रांसफर भी हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर भी हो रहा है। सिमिलर वे में आप टरबाइन को एज अ कंट्रोल वॉल्यूम ले लो तो यहाँ पे भी मास ट्रांसफर हो रहा है और एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, और ऐसे ही कंडेंसर में भी है और पंप में भी है। ये चारों कंपोनेंट्स में मास ट्रांसफर भी हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर भी हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ओपन सिस्टम कहेंगे। तो ओपन सिस्टम में हम क्या अप्लाई करते हैं, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करते हैं। और आज हम इन सारे सिस्टम के लिए एनर्जी फ्लो इक्वेशन लगाएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से इस पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक एनिमेशन है, तो देख रहे हो यहाँ पे बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, हम कोल बर्न करके हीट ट्रांसफर कर रहे हैं। यहाँ से वाटर फ्लो हो रहा है जो हीट को एब्जॉर्ब करके इवापोरेट हो रहा है, स्टीम में कन्वर्ट होता है। और डेफिनेटली यहाँ पे नोजल्स भी लगी होती हैं, नोजल्स को भी हम डिस्कस करेंगे। नोजल से बेसिकली क्या करते हैं, हम टरबाइन को हीट करते हैं और यहाँ पे इंथैल्पी ड्रॉप होता है। इंथैल्पी ड्रॉप की वजह से यहाँ पे वर्क प्रोड्यूस होता है और बाकी ये कंडेंसर में चला जाता है। यहाँ पे फेज ट्रांसफर होता है, मतलब ये कंडेंस हो जाता है, अगेन ये पंप में जाता है, हम इसको पंप कर देते हैं हाई प्रेशर पे, फिर से ये हीट को एब्जॉर्ब करता है। ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं कि इसको हम कंडेंस क्यों करते हैं, क्यों नहीं डायरेक्टली सप्लाई कर देते हैं, ये सारी चीजें हैं। बट ये रैंकिंग साइकिल जब डिस्कस करेंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे, अभी तो हम केवल एप्लीकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं और एक एक कंपोनेंट को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स मेंशन किए गए हैं, जैसे बॉयलर है, टरबाइन है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। कंडेंसर आपके हीट एक्सचेंजर, एक तरह का बॉयलर और ये कंडेंसर क्या है, हीट एक्सचेंजर ही होते हैं। फीड वाटर पंप है, कूलिंग टावर, जो भी यहाँ पे लगे हुए हैं ये सारे कैसे हैं, ओपन सिस्टम लगे हुए हैं। तो इनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बॉयलर को। बॉयलर की कुछ हम क्राइटेरिया यहाँ पे अज्यूम किया हुआ है, मेंशन किया गया है। ऐसा क्यों मेंशन किया गया है, सिंपल आप ये समझो कि ये आपके बॉयलर का इनलेट है, ये आपके बॉयलर का आउटलेट है। तो पहली क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन की गई है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो फॉर द बॉयलर। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में दिया गया है तो आप ये क्राइटेरिया एज्यूम नहीं करोगे, जीरो नहीं करोगे। अगर इनलेट आउटलेट की वेलोसिटी दी गई है तो आप जीरो नहीं करोगे, बट मोस्टली क्या दिया गया रहता है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का चेंज निग्लिजिबल होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो इनलेट पे वेलोसिटी होती है, जो आउटलेट पे वेलोसिटी होती है, मोरलेस सेम होती है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे निग्लिजिबल ही होता है। उसी तरीके से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी निग्लिजिबल होता है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई रिलेटिव पोजीशन डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, जिससे कंसिडरेबल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आए। हालांकि ये बॉयलर काफी बड़ा होता है, आपके 2 फ्लोर 3 फ्लोर बिल्डिंग के बराबर का होता है, बट स्टिल जो बाकी एनर्जी है उसके कंपैरिजन में ये कम होता है, इसलिए हम यहाँ पे इसको भी निग्लेक्ट कर देते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। और जैसे कि आपको पता है कंट्रोल वॉल्यूम के लिए हमने स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाया था, तो वहां पे हमने कहा था कि यहाँ पे कुछ हीट इनपुट हो रहा है और इससे कुछ वर्क आउटपुट हो रहा है। तो बॉयलर तो कुछ वर्क आउटपुट दे नहीं रहे, किसी भी तरीके का बॉयलर का एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट वर्क नहीं है। यहाँ पे स्टीयरिंग नहीं हो रहा है, वो भी वर्क नहीं है। यहाँ पे कोई शाफ्ट वर्क आपको नहीं दिख रहा है, तो ये सारे वर्क यहाँ पे है नहीं, तो इसलिए वर्क क्या है, जीरो है। इसलिए हमने ये अज्यूम कर लिया W = 0। अब ये सारी कंडीशन हम अगर स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो चूंकि ये पहली बार है तो इसलिए मैं एक बार स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लिख देता हूं और इसके बाद जो भी कंपोनेंट्स आएंगे वहां पे मैं डायरेक्टली अप्लाई कर दूंगा कंडीशन, ताकि आपको फॉर्मूला याद रहे। तो एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। फॉर्मूला क्या था, dq/dm था, यही हमने डिराइव किया था, आपको याद होगा।
डिवाइडेड बाई dm इज इक्वल टू यहाँ पे आउटलेट कंडीशन माइनस इनलेट कंडीशन, तो आउटलेट कंडीशन क्या होगी, इंथैल्पी H2 वेलोसिटी V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 माइनस यहाँ पे इनलेट कंडीशन लिखते हैं तो इनलेट कंडीशन H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1, दिस इज द इनलेट कंडीशन। ठीक है, सब कुछ हमने लिख लिया। अब हमने क्या क्या जीरो किया है, देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, दोनों का डिफरेंस क्या है हमने ले लिया है, जीरो ले लिया है। उसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हमने क्या ले लिया है, जीरो ले लिया है, वेरी सिंपल। और कोई यहाँ पे वर्क प्रोड्यूस हो नहीं रहा है तो हमने क्या ले लिया, वर्क को भी जीरो ले लिया, बहुत ही सिंपल चीज है। अब हम ये क्या, हमको क्या मिल गया यहाँ पे जो है हीट ट्रांसफर पर यूनिट मास, देखो ये पर यूनिट मास है ना, तो इसको हम यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो हीट ट्रांसफर पर यूनिट मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज H2 माइनस H1, बहुत ही सिंपल है। अगर टोटल अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर कितना हुआ तो कैसे फाइंड आउट करोगे आप, अगर आपको मास फ्लो रेट पता है तो यहाँ पे मास फ्लो रेट का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये Q बन जाएगा और यहाँ पे मास फ्लो रेट का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस इज H2 माइनस H1। बहुत ही सिंपल है, इतना सारा करने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्टली देख सकते हो। यहाँ पे कुछ हीट इनपुट हो रहा है, वर्क आउटपुट कुछ है नहीं। यहाँ पे अगर एनर्जी बैलेंस आप लगाते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q कुछ हीट इनपुट दिया आपने, प्लस यहाँ पे जो फ्लूइड आ रहा है उसकी कुछ इंथैल्पी होगी, तो इंथैल्पी इनलेट के लिए H1 ले लेते हैं, ये दोनों मिलके आउटलेट की इंथैल्पी के बराबर होंगे क्योंकि और कुछ हो नहीं रहा है तो H2। तो यहाँ से डायरेक्टली भी आप फाइंड आउट कर सकते थे, जिस तरीके से हमने फॉर्मूला लगा के ये हमारा इक्वेशन है उसी तरीके से ये भी आ गया, मास का मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों सेम हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं हो जाएगा, डाउट नहीं होगा। सिंपली हमने क्या किया, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा दिया। ये सारी कंडीशंस आपको याद रखनी है। रिमेंबर दैट अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि दोनों के बीच में ये डिफरेंस है, अगर आपको हाइट दिया गया है इनलेट आउटलेट का तो आप इसको निगलेक्ट नहीं करोगे, सिंपली यहाँ पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे। ठीक है, तो निगलेक्ट आपको तभी करना है जब कुछ दिया गया नहीं है, या फिर सिंपल क्वेश्चन में आपके मेंशन रहता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विल नॉट कंसीडरेबल और एज्यूम जीरो या निग्लेजिबल, ऐसा कुछ मेंशन रहेगा। अब आपका जो नेक्स्ट कंपोनेंट है दैट इज नोजल। नोजल बेसिकली होती क्या है, और नोजल और डिफ्यूजर का काम क्या होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो नोजल बेसिकली क्या होता है, एक फ्लो पैसेज होता है दैट रिड्यूस द क्रॉस सेक्शन एरिया टू इंक्रीज द वेलोसिटी टू रिड्यूसिंग द प्रेशर। बहुत ही सिंपल चीज है, आप घर में भी नोजल बनाए होगे। जब कभी आप पार्क में गार्डनिंग बेसिकली पानी वानी देते हो तो आप क्या करते हो, अगर दूर आपको कहीं पानी के ये पहुंचाने हैं तो आप क्या करते हो, पाइप की जो एरिया होती है इसको थोड़ा सा प्रेस कर देते हो फिंगर से और आपकी जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। क्या फंडामेंटल है, ये कंटिन्यूटी का फंडामेंटल है, क्योंकि जो फ्लो रेट है वो मेंटेन रहेगा इनलेट और आउटलेट का, और AV1 इक्वल टू क्या होता है, A2V2, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे अगर एरिया आप घटाते हो तो वेलोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि इसको कंपनसेट करना है, इसको हमेशा क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो इस वजह से यहाँ पे आप एरिया कम करते हो तो वेलोसिटी बढ़ जाती है। सिंपल चीज यही है, यही बेसिकली नोजल है। नोजल बेसिकली अगर आप कह लो तो वेल डिजाइंड होती है, एक इंजीनियरिंग डिजाइन होती है। हम बहुत सारी चीजें यहाँ पे कंसीडर करते हैं जैसे मैक नंबर, बट यहाँ पे हम डिजाइन को नहीं पढ़ रहे हैं, केवल हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो उतना डिटेल में हम जाएंगे नहीं। और यहाँ पे आपको नोजल का डायग्राम भी दिख जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो ये इनलेट है, ये आउटलेट है। आउटलेट की चूंकि एरिया कम है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। और चूंकि वेलोसिटी बढ़ रही है और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो वेलोसिटी बढ़ाने के लिए कहीं से तो एनर्जी लाई जाएगी। तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी भाई, वो एनर्जी आएगी प्रेशर से। तो इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये वाला जो इनलेट प्रेशर है वो प्रेशर ज्यादा होगा, आउटलेट की वेलोसिटी ज्यादा होगी, दोनों जगह एनर्जी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट जो आपका है डिफ्यूजर। डिफ्यूजर नोजल का अपोजिट करता है। डिफ्यूजर क्या करेगा, आपकी डिफ्यूजर की एरिया बढ़ जाएगी तो आपकी प्रेशर एनर्जी बढ़ जाएगी, बट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो सिमिलर वे में ये डिफ्यूजर है आपकी, यहाँ पे आप देख रहे हो ये एरिया कंटिन्यूअसली बढ़ रही है जिसकी वजह से इसका प्रेशर बढ़ जाता है, वेलोसिटी घट जाती है। तो यहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा एग्जिट वेलोसिटी इज लेस देन इनलेट वेलोसिटी बट प्रेशर ऑफ एग्जिट इज ग्रेटर देन द इनलेट प्रेशर। वेरी सिंपल, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब कुछ कंडीशंस पढ़ते हैं कि क्या क्या कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई होती हैं। तो पहली कंडीशन तो यही है कि ये जो वॉल होती है इनकी, ये एडियाबैटिक वॉल होती है या फिर इसे आप कह सकते हो वेल इंसुलेटेड होती है। तो यहाँ पे हीट एक्सचेंज नहीं होता है बाय सिस्टम टू सराउंडिंग। तो हमारे कंट्रोल वॉल्यूम से कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इसलिए हीट ट्रांसफर नहीं हुआ। तो
यहाँ पे Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो हम Q लेते थे वो 0 हो जाएगी, इस केस में भी 0 होगी। चूंकि यहाँ पे कोई वर्क भी नहीं है, आप देख रहे हो ये नोजल है, कोई वर्क तो करती नहीं पे, कुछ सॉफ्ट वर्क नहीं है, नोजल का एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, किसी तरीके की स्टरिंग नहीं हो रही है, तो ये सारे जो हमने मैकेनिकल वर्क के बारे में पढ़ा था वो वर्क भी 0 है, तो W भी यहाँ पे 0 हो जाता है। एलिवेशन भी नहीं है, कहीं से भी एलिवेशन देख लो, अगर इनलेट और एग्जिट का किसी भी पॉइंट से मेजर करो, सपोज ये हमारा रेफरेंस लाइन है, यहाँ से एलिवेशन मेजर करें तो दोनों का बराबर है, डिफ्यूजर के केस में भी बराबर है, तो यहाँ पे प्रेशर एनर्जी चेंज भी क्या होता है, 0 होता है। तो ये कंडीशन दोनों के केस में क्या होती है, वैलिड होती है। बस चेंज क्या हो रहा है इसमें, चेंज हो रही है वेलोसिटी। इनलेट वेलोसिटी कुछ और थी, आउटलेट वेलोसिटी कुछ और है, यहाँ पे इनलेट वेलोसिटी कुछ और थी, आउटलेट वेलोसिटी कुछ और है। तो जो चेंजेस हुए हैं उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाएं, और स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाने से पहले ये एनिमेशन देख लो आप कुछ इस तरीके से। हाँ, कहीं पे स्टीम नोजल होगी, कहीं पे फ्लूइड, ये इंपैक्ट ऑब्जेक्ट में आपने पढ़ा होगा, तो देखो इस तरीके से कुछ टरबाइन को हिट करते हैं, इस तरीके का नोजल का काम होता है। ऐसे स्टीम में भी नोजल लगी होती है, वो भी हिट करती है टरबाइन को, टरबाइन रोटेट होती है, जनरेटर की शाफ्ट रोटेट होती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। डिफ्यूजर को अगर स्पीड घटाना है तो कुछ इस तरीके से ये डिफ्यूज करता है, आउटलेट एरिया इनलेट से ज्यादा होती है। बेसिकली इसको आपने देखा होगा HVAC सिस्टम में, जहां पे AC लगा होता है वहां पे डिफ्यूजर का हम यूज करते हैं। कई सारे शेप साइज होते हैं, बस उसके बारे में हमें नहीं जानना है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम तो पढ़ रहे हैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पहले हमने क्या कहा, हमने कहा भाई Q 0 है, W भाई क्या है 0 है, W 0 है, कैनेटिक एनर्जी 0 हमने किया नहीं किया, तो यहाँ पे कैनेटिक एनर्जी नॉट इक्वल टू 0 है, बट पोटेंशियल एनर्जी क्या है भाई, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 है। तो ये वैल्यू सिंपली हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। किसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में। तो मैं फिर से नहीं लिख रहा हूं, हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहे हैं हमारा फॉर्मूला क्या होगा। तो ये दोनों 0 है तो लेफ्ट साइड में 0 आ जाएगा, क्योंकि यही दोनों होते हैं लेफ्ट साइड में। राइट साइड में क्या होता है भाई, H2 होता है प्लस V2 स्क्वायर बाई 2 होता है, बाकी 0 हो गया है, माइनस H1 होता है, सिंपल आपको याद आ रहा होगा, याद करिए, प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 होता है, बाकी तो प्रेशर एनर्जी वाला टर्म होता है वो हो गया 0। एक चीज हम यहाँ पे और एज्यूम करते हैं, कहीं कहीं पे दिया गया रहता है, कहीं पे ये दिया गया रहता है नोजल की केस में कि जो V1 है दैट इज लेस देन V2, तो उस केस में आप V1 को भी निग्लेक्ट कर सकते हो, बट दिया होगा तब। अगर नहीं दिया होगा, कहा होगा कि V1 की कुछ वैल्यू है, तो आप निग्लेक्ट नहीं करोगे। आपसे पूछेगा क्या, यहाँ पे इन चारों में से कुछ भी पूछ सकता है, आपसे इंथैल्पी ड्रॉप पूछ सकता है अगर वेलोसिटी दिया है, आपसे वेलोसिटी पूछ सकता है अगर इंथैल्पी ड्रॉप दिया है, तो ये आपका इक्वेशन है, आप कैसे भी फाइंड आउट कर सकते हो। बट मोस्ट जनरल इक्वेशन जो आपके बुक में मिलता है, जो स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है इसका, वहां पे इसको हम 0 ले लेते हैं और ये कह देते हैं हम V2 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, इसको इस साइड ले आए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो H1 माइनस H2 हो जाता है। बहुत ही सिंपल। यहाँ पे अगर आपको V2 की वैल्यू लिखनी है तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2H1 माइनस H2। बहुत ही सिंपल, ये फॉर्मूला आ गया, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला। बट आपको केवल फॉर्मूला याद नहीं रखना है, ये देखना है फॉर्मूला आया कहां से है, क्या क्या कंडीशंस हैं। जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में ये सारे स्टैंडर्ड कंडीशन फॉलो की जाए। यहाँ पे भी बहुत ही सिंपल है, अगर आप फॉर्मूला लगाना याद रखना चाहते हो तो आप इसको याद कैसे रखोगे, कुछ इस तरीके से आपकी टरबाइन आपकी नोजल थी, तो यहाँ पे इनपुट क्या है, इनपुट में कुछ वेलोसिटी है V1, यहाँ पे वर्क हुआ कुछ नहीं हुआ, इसको हमने कुछ हीट ट्रांसफर दिया नहीं, क्योंकि ये एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक वॉल है, कुछ हीट ट्रांसफर होता नहीं। वॉल दो टाइप्स की हो सकती हैं, एडियाबैटिक और डायथर्मिक। एक क्या होता है जो हीट ट्रांसफर या एनर्जी को अलाउ करे टू क्रॉस द बाउंड्री, जिसे हम कहते हैं डायथर्मिक, और एडियाबैटिक वो अलाउ नहीं करती एनर्जी को टू क्रॉस द बाउंड्री। तो यहाँ पे हमने इंसुलेट कर दिया है, इसलिए ये एडियाबैटिक वॉल है। तो यहाँ पे Q की वैल्यू भी क्या है, 0 है। अब यहाँ पे कुछ हमको वेलोसिटी मिल गई जो कि ज्यादा है इससे, इनिशियल वेलोसिटी से, तो ये हमको फॉर्मूला यहाँ पे बेसिकली सिंपली इंप्लीमेंट करना है और ये वैल्यू हमको मिल जाएगी। बेसिकली ये भी आप रख सकते हो, इनलेट पे H1 ले लो, आउटलेट पे H2 ले लो, तो एनर्जी बैलेंस सिंपली हमने लगाया यहाँ पे और ये हमको फॉर्मूला मिल गया। सिमिलरली इसी तरीके से आपको डिफ्यूजर का भी लगाना है। डिफ्यूजर के केस में भी चाहे आप इनलेट वेलोसिटी फाइंड आउट करो चाहे आउटलेट वेलोसिटी, डिफरेंस क्या होगा, देखो डिफ्यूजर के केस में
ये जो आउटलेट की इंथैल्पी है वो ज्यादा होगी तो ये नेगेटिव आएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि वेलोसिटी क्या हो रही है, डिफ्यूजर के केस में घट रही है, इंथैल्पी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इस केस में इंथैल्पी ड्रॉप हो रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक है, मतलब आपको समझ में आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि फर्स्ट लॉ भी कहता है एनर्जी कंजर्व रहेगी तो कोई घटेगा कोई बढ़ेगा। तो सिंपल यही आपका डिफ्यूजर का भी फॉर्मूला होता है, बस उसमें क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, क्योंकि वहां पे H2 की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो बहुत ही सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं और टरबाइन और कंप्रेसर को डिस्कस करते हैं। टरबाइन बेसिकली क्या होती है, आपको वर्क आउटपुट प्रोड्यूस करके देती है, और कंप्रेसर क्या होता है, जिसको हम वर्क इनपुट देते हैं और हमें कुछ आउटपुट में क्या मिलता है, हमें प्रेशर ज्यादा मिलेगा, टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं। बट एक चीज आपको ध्यान रखना है कि कंप्रेसर में वर्क इनपुट होता है तो वर्क यहाँ पे नेगेटिव होता है, टरबाइन में वर्क आउटपुट होता है तो वर्क क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है। साइन कन्वेंशन आप सभी को पता होगा। टरबाइन क्या है, एक तरह के डिवाइस है जो शाफ्ट वर्क प्रोड्यूस करती है। यहाँ पे शाफ्ट लगा है, शाफ्ट वर्क मिलता है। उसी तरीके से कंप्रेसर में हम क्या करते हैं, शाफ्ट वर्क को इनपुट देते हैं। यहाँ पे भी क्या क्या चीजें हैं, हम ये मान के चलते हैं कि एज ए कंट्रोल वॉल्यूम, ये हमारा पूरी कंट्रोल वॉल्यूम है, चाहे टरबाइन का केस हो चाहे कंप्रेसर का केस हो। दोनों के केस में जो कंट्रोल वॉल्यूम की वॉल है वो कैसी है, एडियाबैटिक वॉल है, हीट ट्रांसफर को अलाउ नहीं करती है, इसलिए यहाँ पे Q 0 है। यहाँ पे भी Q लिखा होगा 0। दूसरी चीज, नो कंसिडरेबल चेंज इन इनलेट एंड आउटलेट वेलोसिटी, इसलिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, 0 होती है, जो कि नोजल के केस में नहीं थी। यहाँ पे हम क्या मान के चलते हैं, 0 मान के चलते हैं कि जिस इनपुट से वो आया है उसी इनपुट से वो बाहर जा रहा है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0, कोई रिलेटिव डिफरेंस नहीं होता है। किसी भी शाफ्ट के मिड साइड से हम ले लेते हैं कोई भी रेफरेंस लाइन से, तो जो वैल्यू होती है इनपुट पे और आउटपुट पे, एलिवेशन जो होता है वो सेम होता है, इसलिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है, यहाँ पे 0 होती है। बहुत ही सिंपल। यहाँ पे भी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाना है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे। थोड़ा सा ये एनिमेशन देख लो, ये टरबाइन का एनिमेशन है, बेसिकली ये वर्क प्रोड्यूस करते हैं। इनपुट होता है यहाँ पे, ये देखो इनपुट है, यहाँ पे आउटपुट आता है, आउटपुट के बाद यहाँ पे चूंकि ये शाफ्ट लगी होती है ये रोटेट करती है, इस तरीके से हमको वर्क मिलता है। यहाँ पे ये इनपुट है, ये क्या करते हैं, कंप्रेस करते रहते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ता है तो देखो कलर चेंज हो रहा है, ये ब्लू से रेड हो रहा है, और यहाँ पे ये एग्जिट करता है। तो ये कंप्रेसर है, ये टरबाइन है, एक में वर्क आउटपुट होता है, एक में वर्क इनपुट होता है। कहीं कहीं पे बहुत सारे साइकिल में आपने देखे होंगे कंप्रेसर और टरबाइन दोनों लगे होते हैं। तो टरबाइन का वर्क हम क्या करते हैं, कंप्रेसर को सप्लाई करते रहते हैं, इस तरीके से हम कंप्रेसर को रन करते हैं। बेसिकली वहां पे सेपरेट एनर्जी सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, दैट इज डिफरेंट थिंग। जब हम साइकिल पढ़ेंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने क्या क्या ले लिया भाई, इसकी भी वॉल कैसी है, एडियाबैटिक है, तो Q क्या होगी, 0 होगी। यहाँ पे वर्क 0 नहीं होगा तो वर्क नॉट इक्वल टू 0, Q इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज ऑब्वियसली 0, पहले हमने ले लिया है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो 0। अब ये सारी वैल्यू हमको क्या करना है, सिंपली हमारे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में क्या मिलेगा, Q लिख लेता हूं, थोड़ा सा आपको दिखेगा, 0 है बेसिकली, ये W है आपका, ये आप देख लेना पर यूनिट मास है, बहुत ही सिंपल। बाकी सारे आगे के जो फॉर्मूले हैं दोनों 0 हो जाएंगे, केवल बचेगा क्या, H2 माइनस H1, याद रखो आप फॉर्मूला। बाकी सारे ये और ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। V1 स्क्वायर बाई 2, V2 स्क्वायर बाई 2 वाला टर्म 0 हो जाएगा, GZ2 GZ1 वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो ये सारा 0 होगा। ये वैल्यू मिल गई, ये 0 है ऑलरेडी। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अगर हम टरबाइन की बात कर रहे हैं तो टरबाइन के केस में ये क्या हो जाएगा, W इक्वल टू, अगर इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, H1 माइनस H2 हो जाएगा इन द केस ऑफ टरबाइन। और आप इसको ध्यान देके देखो भी, सपोज कर लीजिए भाई साहब ये हमारी एक टरबाइन है और इनलेट हुआ कुछ इंथैल्पी H1 और आउटलेट हुआ हमारी इंथैल्पी H2, और यहाँ पे कुछ वर्क प्रोड्यूस हो गया, तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू तो ज्यादा होगी ना। देखो हमको करना क्या है, इनपुट एनर्जी बैलेंस करना है ना, तो हम कह सकते हैं H1 इज इक्वल टू W प्लस H2, वेरी सिंपल। तो यहाँ से W इक्वल टू क्या हो जाएगा, H1 माइनस H2। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, बाकी सारी कंडीशन 0। अगर यही कंप्रेसर है, कंप्रेस कर रहा है, ये कंप्रेस करके सप्लाई कर रहा है, तो ये यहाँ पे जो वर्क आउटपुट हो रहा है वो वर्क क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा, तो W हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इनपुट 2 है, आउटपुट 1 है, तो यहाँ पे H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, H1 प्लस W इन द केस ऑफ कंप्रेसर। वेरी सिंपल। कंप्रेसर के केस में इसकी वैल्यू ज्यादा होगी ना,
तो यहाँ पे W इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे W आ जाएगा H2 माइनस H1। अगर आप इसके फॉर्मेट में लिखना चाहते हो तो ये आ जाएगा माइनस, ये वैल्यू आ जाएगी H1 माइनस H2। बहुत ही सिंपल। ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि यहाँ पे वर्क इनपुट हो रहा है। तो बाकी सारी चीजें एज इट इज हैं, बस आपको कंडीशन ध्यान रखनी है और लगाते जाना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज पंप एंड फैन। तो पंप सिमिलर होता है आपके कंप्रेसर के, बस डिफरेंस दोनों में यही होता है कि पंप क्या हैंडल करता है, लिक्विड हैंडल करता है, फ्लूइड हैंडल करता है, और आपका जो कंप्रेसर है वो गैस हैंडल करता है। बस दोनों में डिफरेंस यही है, बाकी सारी चीजें सेम होती हैं। आपका फैन क्या करता है, फैन स्लाइटली प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है जिसकी वजह से एयर ब्लो होती है। हम सभी को पता है कि एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर के साइड ब्लो होती है, तो ये केवल प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करते हैं ये ब्लेड्स, और ये जो एयर ब्लो है वो स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे इसको भी एज अगर सिस्टम हम कंसीडर करें तो यहाँ पे हम एडियाबैटिक वॉल्व कंसीडर करेंगे इन द केस ऑफ पंप, ठीक है। तो यहाँ पे भी जीरो होगी हीट ट्रांसफर। यहाँ पे जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, ये कंसीडरेबल होती है, ठीक है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि चेंजेस नहीं होते हैं, कंसीडरेबल होती है, डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया है। और वैसे भी ये फ्लूइड मैकेनिक्स का पोर्शन है, तो यहाँ पे हम पंप के डिटेल में नहीं जाते हैं। ये फ्लूइड मैकेनिक्स का है, तो जो फ्लूइड मैकेनिक्स कभी डिस्कस करेंगे तो वहां पे पंप के जो फॉर्मूला होता है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फ्लूइड में, वो वाला अप्लाई करके दिखाएंगे। यहाँ पे हम थर्मल वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एलिवेशन वाला जीरो होता है क्योंकि हम एलिवेशन को मान के चलते हैं कि जो इनपुट और आउटपुट का एलिवेशन है वो सेम है। यहाँ पे एयर ब्लो का जो लेवल है, जो एलिवेशन है वो भी सेम है। तो बाकी ये कंडीशन आप याद रखना, बट जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हम फ्लूइड मैकेनिक्स का लगाएंगे। अब डिस्कस करते हैं मिक्सिंग चैम्बर को। मिक्सिंग चैम्बर होता क्या है, बेसिकली दो फ्लूइड्स आते हैं, उनको आप मिक्स कर देते हो। मिक्स करोगे क्या होगा, उनका प्रेशर ट्रांसफर होगा, वहां पे टेम्परेचर ट्रांसफर होगा, एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगे। बट यहाँ पे क्या क्या कंडीशंस हम मान के चलते हैं, ये मान के चलते हैं कि जो मिक्सिंग चैम्बर है इसकी जो वॉल है ये भी अगेन कैसी है, एडियाबैटिक है, यहाँ पे हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो चेंज इन क्यू यहाँ पे भी क्या होगा, सॉरी चेंज इन क्यू कह रहा हूं मैं, क्यू हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम व्हाट एवर दैट, दोनों जीरो होगा। यहाँ पे भी किसी तरीके का वर्क हो नहीं रहा है, ठीक है। हम ऐसा कुछ स्टरर नहीं कर रहे हैं, सिंपली हमने क्या किया है, यहाँ पे मिक्स कर दिया है। अगर यहीं पे आप ऐसे करके कुछ इसको स्टर करोगे तो वहां पे वर्क होगा, क्योंकि फ्लूइड के रेजिस्टेंस के अगेंस्ट आपको काम करना पड़ेगा। बट ऐसा कुछ हम यहाँ पे कर नहीं रहे, सिंपल मिक्सिंग है ये। आप ये मान के नहीं चलना कि हम इसको हिला रहे हैं, ठीक है, ये सिंपल मिक्सिंग है। तो यहाँ पे वर्क डन भी क्या होगा, जीरो होगा। और ये जो बाउंड्री है एक्सपेंड या कंप्रेस नहीं हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट वर्क भी नहीं है। कोई शाफ्ट नहीं दिख रही है, शाफ्ट वर्क भी नहीं है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वर्क भी क्या है, जीरो है। नो कंसिडरेबल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे इनलेट और आउटलेट की जो वेलोसिटी है उसमें भी बहुत ज्यादा चेंजेस है नहीं, इसलिए इसको हम क्या मान के चलते हैं, जीरो मान के चलते हैं। और ये जो लाइन है इनकी कहीं से भी आप ले लो वो भी सेम मान के चलते हैं, बहुत ही स्लाइट डिफरेंस होता है, इसलिए हम उसको भी जीरो मान के चलते हैं, कोई चेंजेस होता नहीं है। अब यहाँ पे हम दो बैलेंस का फॉर्मूला लगाते हैं। एक तो लगाते हैं मास बैलेंस। अगर आप मास बैलेंस का फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से M1 मास आया, बहुत ही सिंपल, इनलेट से, और क्या आया, यहाँ पे दूसरा इनलेट है तो यहाँ पे M2 आया, और ये दोनों किसके इक्वल टू हो जाएंगे, M3 के। ये मास फ्लो रेट चाहो तो मास फ्लो रेट ले लो आप, ठीक है। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा रहे हैं हम, ये दोनों इक्वल हो गया। तो ये तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे मास बैलेंस कर लिया। इसी तरीके से आप एनर्जी बैलेंस भी कर सकते हो। एनर्जी बैलेंस के लिए हमने Q क्या ले लिया है, जीरो ले लिया, हमने W को भी क्या ले लिया है, जीरो ले लिया है। बहुत ही सिंपल, ये माइनस होता है, याद रखना आप। बाकी सारी चीजें अगेन मैं लिख नहीं रहा हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे H2 आएगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और यहाँ पे आएगा H1। तो ये हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, H1 इक्वल टू H2। तो ये सिंपली क्या कहना चाहते हैं कि जो इनलेट पे एंथैल्पी होगी वही आउटलेट पे एंथैल्पी होगी, और फर्स्ट लॉ भी यही कहते हैं, एनर्जी कंजर्व रहेगी, आप क्रिएट नहीं कर सकते हो। अब इसका मास के साथ इसको हम अगर अप्लाई करने की कोशिश करें, और पर्टिकुलर इस केस के लिए अप्लाई करने की हम कोशिश करें, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे M1 H1 प्लस M2 H2 इक्वल टू M3 H3। तो ये पर्टिकुलर इस केस के लिए है, बट मिक्सिंग के केस में H1 इक्वल टू H2 का मतलब होता है कि जो इंथैल्पी इनलेट पे है वही इंथैल्पी एग्जिट पे होगी। तो बस आपको ये कंडीशन याद रखनी है, बाकी तो आपको मास बैलेंस, एनर्जी बैलेंस लगाने आता ही, इसमें कोई आपको तकलीफ होगी नहीं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर ये है, आपको पता है हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, फ्लूइड एक दूसरे से क्या करते हैं, हीट एक्सचेंज करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होता है भाई, ये भी एज ए कंट्रोल वॉल्यूम हम लें तो इसके भी हम एडियाबैटिक मान लेते हैं, और यहाँ पे भी मान लेते हैं कोई हीट ट्रांसफर हो नहीं रहा है। ये सारी चीजें हम मानते हैं,
बट कहीं पे भी हीट ट्रांसफर हो रहा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि वहां की जो वॉल है उससे हीट ट्रांसफर होता नहीं है। अगर हीट ट्रांसफर होता नहीं, वॉल गर्म ही नहीं होती, आपको ठंडा फील होता, वहां पे टेम्परेचर बढ़ता है, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर से हमेशा ज्यादा होता है, इसलिए वहां पे हीट ट्रांसफर होगा डेफिनेटली। अगर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर से कम होगा तो भी हीट ट्रांसफर होगा, उसको हम रोक ही नहीं सकते हैं, हमारे पास ऐसा कोई इंसुलेशन की व्यवस्था है नहीं। देयर इज नो वर्क ट्रांसफर, डेफिनेटली यहाँ पे कोई वर्क ट्रांसफर हो नहीं रहा है, कोई सॉफ्ट वर्क, कोई एक्सपेंशन, कोई स्टरिंग, किसी भी टाइप का वर्क ट्रांसफर यहाँ पे है नहीं। तो हम वर्क ट्रांसफर को भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनलेट फ्लूइड वेलोसिटी, आउटलेट फ्लूइड वेलोसिटी हम मान के चलते हैं भाई सेम है, कोई चेंज नहीं है, स्लाइटली। डेफिनेटली आप कहोगे कि सर ये फ्लो करेगा, प्रेशर ड्रॉप होगा, प्रेशर ड्रॉप होगा तो प्रेशर कहां से आएगा, काइनेटिक एनर्जी से आएगा। तो ये सारी चीजें डिफरेंट है। जब आप हीट एक्सचेंजर डिजाइन करते हो उस टाइम पे डेफिनेटली आपको ये सारी चीजें कंसीडर करना पड़ता है, बट ये सब माइनर डिफरेंस है, इसलिए अभी के लिए हम फॉर द सिंप्लीफिकेशन जीरो मान के चलते हैं और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो जीरो मान के ही सॉल्व करना रहेगा। एलिवेशन भी हम यहाँ पे जीरो मान लेते हैं। अगेन हमने सब जीरो मान लिया, हमने मान लिया W जीरो है, हमने मान लिया चेंज इन प्रेशर एनर्जी जीरो है, हमने मान लिया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है, हमने मान लिया वॉल से कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, Q जीरो, हमने सब जीरो मान लिया भाई। यहाँ पे भी अगेन क्या आएगा, H1 इक्वल टू H2, जितना इंथैल्पी इनपुट पे गई उतना इंथैल्पी आउटपुट पे किसी भी तरीके से होनी चाहिए। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक हम डायग्राम बना लेते हैं और सिंपल वाला। सपोज करते हैं ये हमारा कोई फ्लूइड है, हॉट फ्लूइड या कोल्ड फ्लूइड व्हाटएवर दैट, ये हमारा M1 है, ये M1 ले लेते हैं, ये M2 लेते हैं, चाहे तो 1 2 3 कुछ भी ले लो आप। तो ये हम मान लेते हैं M1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 है, ठीक है। इधर से हॉट फ्लूइड आया, इधर से कोल्ड फ्लूइड आया, दोनों में हीट एक्सचेंज हुआ, दोनों एक दूसरे से पास हो गए। तो यहाँ पे अगर आपको वैल्यू लिखनी है, सिंपल एनर्जी बैलेंस आपको करना है, तो आप क्या करोगे, M1H1, ये वाली M1H1 प्लस M2H2, भाई देखो इनलेट का ये वाली है ना, तो इनलेट का एक साथ करोगे H2, किसके इक्वल टू होंगे, दोनों के एग्जिट के, तो क्या हो जाएगा M3H3 प्लस M4H4। बहुत ही सिंपल, ये फॉर्मूला आपने लगा लिया। यहाँ पे क्या होगा, ये और ये भाई साहब बराबर होंगे क्योंकि कोई मिक्सिंग हुआ नहीं, एक पाइप में फ्लो कर रहे हैं, हॉट फ्लूइड एक पाइप में फ्लो कर रहा है, ये एक पाइप में फ्लो कर रहा है, मतलब दोनों के अलग अलग पास हैं, बस यहाँ पे हीट एक्सचेंज हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो M1 है ये 3 के बराबर है, मतलब इसके बराबर है, और जो M2 है वो M4 के बराबर है, ये दोनों इक्वल होते हैं। ये वैल्यू यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो M1 इक्वल टू H1 माइनस H3 इक्वल टू M2 H4 माइनस H2। बहुत ही सिंपल, ये सारी चीजें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, जरूरी नहीं है ये आप लिखो, आप ये भी लिख सकते हो, दिस इज सिंपल एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। तो ये आपका हो गया हीट एक्सचेंजर। इस पे काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, दैट इज थ्रोटल वाल्व। थ्रोटल वाल्व मतलब कहीं पे ऐसा फ्लो जिसको आप पार्शियली क्या कर रहे हो, रोक रहे हो, मतलब वहां पे कंसिडरेबल अगर प्रेशर ड्रॉप हो रहा है इन द फ्लो, तो उसे हम कह सकते हैं वो एक तरह का क्या है, थ्रोटल वाल्व है। जैसे कि किसी भी वाल्व को आपने पार्शियली क्या किया हुआ है, ओपन किया है, ऑरिफिस का जो फ्लो है, पोरस का जो फ्लो, मतलब इस टाइप के जो फ्लो होते हैं उसे हम कहते हैं थ्रोटल वाल्व। क्या होता है यहाँ पे, कंसिडरेबल प्रेशर ड्रॉप होता है। ये किस तरीके का प्रोसेस है, एक तरह का इनरिवर्सिबल प्रोसेस है, बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर ये इनरिवर्सिबल है मतलब यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, जो हमारा फ्लूइड फ्लो है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। बट जरूरी नहीं है। आइडियल गैस के केस में हम ये मान के चलते हैं, अगर आइडियल गैस रिवर्सिबल फ्लो है तो इसके केस में इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है। वैसे अगर हम एक्चुअल की बात करें तो ये इरिवर्सिबल फ्लो है, जिसकी वजह से फ्लूइड का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। और टेम्परेचर किसकी फंक्शन है भाई, जो इंटरनल एनर्जी है दैट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर घट रहा है तो इंटरनल एनर्जी घटेगी। बट एक चीज आपको याद रखना है, इसमें इंथैल्पी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। इंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होता, चेंज इन इंथैल्पी इज जीरो होता है। वर्क कोई हो नहीं रहा है यहाँ पे, हीट ट्रांसफर कोई हो नहीं रहा है, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजेस है नहीं, तो इसलिए ये सारी चीजें हम क्या मान के चलते हैं, जीरो मान के चलते हैं। ये एक तरह का इरिवर्सिबल आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है। आइसेंथैल्पिक मतलब इनलेट इंथैल्पी इज इक्वल टू आउटलेट इंथैल्पी। बाकी सारी चीजें आप अप्लाई करोगे तो यही वाला फॉर्मूला आएगा ना, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में भाई सारा जीरो रख दिया तो यही तो आएगा, और क्या आएगा। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, एक तरह की आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है। अब सब चीज हमने पढ़ लिया, कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग थ्रोटलिंग प्रोसेस। थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही होगा। ये एक तरह का आइसेंथैल्पिक मतलब इंथैल्पी
विल नॉट चेंज। अब आप कहोगे इंटरनल एनर्जी भी कह सकते हैं हम, यहाँ पे चेंज नहीं होती है, बट ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि वो इनरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, तो देयर विल बी चेंज ऑफ टेम्परेचर, इसलिए मोर एप्रोप्रिएट आपका क्या है, यही है। कहीं भी आइसेंथैल्पिक आता है तो आप आइसेंथैल्पिक को चेंज करोगे आंख बंद करके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर द परफेक्ट गैस फ्लोइंग थ्रू द नोजल, द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी इज v1 v2। बहुत ही सिंपल भाई, ऑप्शन क्या होगा, h1 माइनस h2 v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाय 2। अभी तो इसको डिराइव किया था, बहुत ही सिंपल, ये सारी चीजें सिंपल क्वेश्चन है, आप इजिली इसको कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, फ्लो वर्क इज एनालॉगस ऑफ, फ्लो वर्क किसका एनालॉगस होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट वर्क का। बहुत ही सिंपल, डिस्प्लेसमेंट वर्क क्या होता है, पी डेल्टा भी होता है ना, डिस्प्लेसमेंट वर्क पी डेल्टा भी, हमने ये मान के चला था कि हमारा ये सिस्टम है, ये एक्सपेंड हो रहा है, सिस्टम की जो वॉल है ये एक्सपेंड हो रही है या फिर कंप्रेस हो रही है, तो इसे हम कहते थे डिस्प्लेसमेंट वर्क। और आपका जो फ्लो वर्क है वो हमने डिराइव करके दिखाया था, फ्लो वर्क क्या होता है, वीडीपी होता है। आगे इस रिलेटेड क्वेश्चन है, वहां पे मैं एक बार फिर से आपको डिराइव करके दिखा दूंगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा सी। व्हाट डज नोजल डू, नोजल क्या करती है, बहुत ही सिंपल, ये हाईलाइट भी है गलती से, increases the velocity of the fluid at the cost of the pressure drop, प्रेशर को ड्रॉप करते हैं। मैंने पहले बताया एनर्जी कहीं से तो आएगी, अगर जिसमें वेलोसिटी आपको बढ़ाना है तो प्रेशर को ड्रॉप करना पड़ेगा ना भाई, अगर वर्क नहीं कर रहे हो, हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मतलब कहां से आएगी एनर्जी, ठीक है, तो ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, काफी राम कहानी लिखा हुआ है, आप एक बार राम कहानी पढ़ लेना, सिंपल चीज है, डेरिवेशन करने के लिए बोले हैं आपसे कंप्रेशर वर्क के लिए, एक बार आप पढ़ लेना। इन्होंने कहा है इनलेट को 1 से दिखाते हैं, आउटलेट को 2 से दिखाते हैं, और इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि जो पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी को हमने इग्नोर कर दिया है। तो अगर इन सबको इग्नोर करके अगर हम फार्मूला लिखें स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का, तो क्या लिखेंगे, ये हीट ट्रांसफर पर यूनिट मास माइनस डब्ल्यू, इसको हमने इससे पहले जीरो किया था, बट ये भाई साहब जीरो नहीं कर रहे हैं, इन्होंने कहा नहीं, इन्होंने हमें अपने मर्जी से नहीं करना भाई, इन्होंने केवल पोटेंशियल और काइनेटिक को जीरो कहा है, बाकी हीट को जीरो नहीं कहा है। इससे पहले हम इंसुलेटेड मान के जीरो कर देते थे, बट यहाँ पे जीरो नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ये नहीं कहे तो अपना क्या आ जाता है, हम भी जीरो नहीं करते, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करें तो Q माइनस डब्ल्यू, और इसको हम डेल्टा H लिख देते हैं क्योंकि ये चेंज है। अब ये 1 2 तो हम दिखा रहे हैं ना पर्टिकुलर की ये स्टेट है, ये स्टेट है, अगर हमको नहीं दिखाना है तो डेल्टा H लिख देते हैं, इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा होगा, कौन सा, इंथैल्पी का, H इक्वल टू U प्लस PV, और उम्मीद करता हूं आपको पार्शियल डेरिवेशन भी आता होगा। ये सारी चीजें हम क्यों कर रहे हैं, इससे पहले भी फ्लो वर्क को मैंने आपको ड्राइव करके दिखाया था, बट यहाँ पे ऑप्शन ऐसा है तो हम इस तरीके से ड्राइव कर रहे हैं, दोनों तरीका सेम है, दोनों से सेम फॉर्मूला आएगा, बहुत ज्यादा वरीड होने की टेंशन है नहीं। इसको पार्शियल डेरिवेटिव कर देते हैं हम, तो डेल्टा H हो जाएगा du प्लस पी डेल्टा V प्लस V डेल्टा P, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दिस इज Q माइनस W इज इक्वल टू du प्लस पी डेल्टा V प्लस V डेल्टा P, ठीक है। ये वाली क्या है, ये वाली क्वांटिटी क्या है, Q है, इन दोनों को हम कैंसिल आउट कर देते हैं, यहाँ पे माइनस W, भाई ये तो आपने पढ़ाई है ना, P डेल्टा V, ठीक है, ये माइनस W हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, V डेल्टा P हो जाएगा। W इक्वल टू क्या है भाई, कंप्रेशर है, नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, नेगेटिव साइन मतलब वर्क इनपुट है, इससे ज्यादा उसका कुछ मतलब होता नहीं है। दिस इज V डेल्टा P, अगर किसी प्रोसेस के लिए बात कर रहे हो 1 to 2, ये कहना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या सही होगा, B करेक्ट होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, अगेन बहुत सारी स्टोरी यहाँ पे मेंशन की गई है, आपका 2012 में गेट एग्जाम में पूछा गया था, इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थोड़ा सा ये क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपके पावर प्लांट से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन का, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको भी कंसीडर कर लिया है, बट नेवरदलेस सिंपल क्वेश्चन है, आप कर पाओगे, आपको ज्यादा टेंशन होगा नहीं। एक बार मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूं, यहाँ पे स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन पूछा है, इनलेट पे ये इंथैल्पी है और जो गैस लीव करती है वहां पे प्रेशर दिया गया है, ड्राइनेस फ्रैक्शन दिया गया है। प्रेशर ड्राइनेस फ्रैक्शन देने का क्या मतलब है, हो सकता है आपको HF HG की वैल्यू दिया गया हो, नहीं दिया गया होगा तो आपको स्टीम टेबल से लेना पड़ेगा, इसीलिए इन्होंने ये सारी चीजें दिया है, बट यहाँ पे दे दिया है, आपको स्टीम टेबल मिलता नहीं गेट एग्जाम में, इसलिए दोनों की वैल्यू दे दिया। क्यों दिया भाई, अरे एग्जिट का आप इंथैल्पी कैसे फाइंड आउट करोगे ना, यही तो प्रोसेस होता है, आप सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो आगे जब थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे। यहाँ पे दिया है मास फ्लो रेट 10, बाकी सारी चीजें दे दी। अब आपको करना क्या है, हम सभी को पता है, क्या पता है, W इक्वल टू होता है H1 माइनस H2, नहीं याद आ रहा है बना लो, ये आपकी टरबाइन है, बहुत ही सिंपल,
टरबाइन में आप करते क्या हो, H1 किसी इंथैल्पी पे क्या आती है, स्टीम आती है। ये टरबाइन क्या करती है, कुछ सॉफ्ट वर्क, यहाँ पे सॉफ्ट बना लो कोई बात नहीं, कुछ सॉफ्ट वर्क प्रोड्यूस करती है, ये वाला कुछ सॉफ्ट वर्क प्रोड्यूस करती है और यहाँ पे ये बाहर चली जाती है, तो इसकी इंथैल्पी हम ले लेते हैं H2। तो H1 की वैल्यू आपको दिया गया है, कितना दिया गया भाई, 3251.0 किलो जूल पर केजी लिख लेना आप, ये दिया गया है। अगर H2 की वैल्यू मिल जाती तो सिंपली हमसे जो पूछा गया है वर्क ही तो पूछा गया है, तो सिंपली हम वर्क फाइंड आउट कर लेते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमको H2 की वैल्यू नहीं दी गई है। H2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये आपको क्लू दिया गया है। तो H2 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज HF, फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, प्लस x डायनेस फंक्शन HFG होता है। HFG का मतलब क्या होता है यहाँ पे, दैट इज Hg माइनस HF। ये सारी वैल्यू यहाँ पे दी गई है, तो H2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू देखो, HF की वैल्यू इतना दी गई है, HFG की वैल्यू इतना दी गई है, वैल्यू लिख देता हूं मैं, आप लिख लेना, ठीक है, थोड़ा टाइम वेस्ट ही हो रहा है और तो कुछ है नहीं इससे ज्यादा। डायनेस फंक्शन की वैल्यू दिया गया है HFG मतलब Hg माइनस HF, तो Hg की वैल्यू दिया गया है दैट इज 2598.3 माइनस 225.94। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो यहां से आपको H2 की वैल्यू मिल जाएगी 2361.064 किलो जूल पर केजी। अगर आपको इससे समझ में नहीं आया कि ये सब मैंने क्यों किया, तो थोड़ा सा मैं आपको क्लू दे देता हूं, मतलब आपको एक बार याद करवा देता हूं कि आप इस तरीके से कुछ ने TS, PV डायग्राम, HS डायग्राम, ये सारी चीजें आपने पढ़े होंगे, थर्मल अगर आपने पढ़ा है तो इस तरीके से आपका बनता था। यहाँ पे आपकी टरबाइन होती थी और ये इस तरीके से कुछ वर्क प्रोड्यूस किया, यहाँ पे आ गया। चूंकि अगर ये लाइन है तो ये तो सेचुरेशन स्टीम की लाइन है, ये सैचुरेटेड लिक्विड की लाइन है, तो ये यहाँ पे आएगा, इसलिए ड्राइनेस फ्रैक्शन कुछ आपको 0.9 दिया है। ड्राइनेस फ्रैक्शन 1 रहता तो यहाँ का जाता, डायरेक्टली हम Hg की वैल्यू ले लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको यहाँ की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे, ये वाली वैल्यू में ये वाली वैल्यू आप ऐड करते हो और ये वाली वैल्यू पाने के लिए आप क्या करते हो, Hg को x से ड्राइनेस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो वही चीज यहाँ पे किया गया है। वेरी सिंपल, इस तरीके से हमने वैल्यू फाइंड आउट किया। ये वाली चीजें तो आप ऑलरेडी कर लोगे इस तरीके से, ठीक है, ये सारी चीजें आप जानते होगे। अब हमको क्या करना है, सिंपल इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे मास भी दिया है, तो सिंपल हम टोटल वर्क फाइंड आउट कर लेते हैं या टरबाइन वर्क फाइंड आउट कर लेते हैं। मास कितना दिया है 10, H2 की वैल्यू आपने निकाल लिया है, H1 की वैल्यू ऑलरेडी आपको दी गई थी 3251.0 माइनस इसकी वैल्यू कितना निकाला आपने 2361। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 8.9 मेगा जूल में कहा गया है, 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और पॉइंट हटा दोगे तो ये 8.9 के पास आ जाएगी मेगा जूल। बहुत ही सिंपल। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, ये लिंक टाइप का क्वेश्चन है, ये भी 2012 में पूछा गया है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 4 मार्क्स हो जाएगा। नोजल का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, अगर आप इसको सॉल्व कर पाओ तो। नोजल के केस में हमने कंडीशन क्या पढ़ा था, हमने कंडीशन पढ़ा था डेल्टा क्यू, मतलब डेल्टा क्यू नहीं, क्यू जीरो पढ़ा था हमने, डब्ल्यू कुछ नहीं होता था, डब्ल्यू हमने जीरो पढ़ा था, डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी जीरो पढ़ी थी। हमने क्या नहीं पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि इसका फॉर्मूला आएगा, मास दिया गया है तो हम मास भी यहाँ पे मेंशन करेंगे। क्या था, एक साइड क्या हो जाएगा H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2, दूसरी साइड क्या रहेगा M क्या रहेगा H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2। डायरेक्टली हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए देखो इसको हटाना पड़ेगा, बाकी सारी वैल्यू आपको दिया गया है, V1 V2 की वैल्यू दिया गया है, बस आप इसको हटा दो H को। तो H इक्वल टू, आप ये फॉर्मूला पढ़े हो, H इक्वल टू क्या होता है U प्लस PV, अगर ये भी फॉर्मूला पढ़ोगे H इक्वल टू क्या होता है MCP T, ठीक है, या डेल्टा H इक्वल टू MCP डेल्टा T, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई जो होता है वो उसके इंथैल्पी चेंज के बराबर होता है, या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको इंथैल्पी फाइंड आउट करना है तो दैट इज CP डेल्टा T MCP डेल्टा T। तो ये वैल्यू यहाँ पे C, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा CP T1 हो जाएगा, वेरी सिंपल, प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू M से M को कैंसिल आउट कर दो, क्या फर्क पड़ता है, तो दिस इज क्या हो जाएगा, दिस इज ये वैल्यू आप कर दो तो CP T2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2। कोई डाउट नहीं, बहुत ही सिंपल। आप यहाँ से T2 की वैल्यू आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। बाकी सारी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो T2 की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी 484 केल्विन, ठीक है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला था। अच्छा, अब दूसरा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एग्जिट एरिया बताओ नोजल का सेंटीमीटर
स्क्वायर में। एग्जिट एरिया, मास बैलेंस, भाई फ्लो रेट सेम रहेगा ना, तो फ्लो रेट से आपको क्या प्रॉब्लम है, फ्लो रेट सेम रहेगा तो हम लिख सकते हैं A1 V1। ध्यान रखना ये V1 क्या है, वेलोसिटी है, इसीलिए कैपिटल लिख रहा हूं, और ये क्या है, वॉल्यूम है, किस टाइप का, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। ये क्या हो जाएगा A2 V2, ये आउटलेट की वेलोसिटी है, ये क्या है, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है। और स्पेसिफिक वॉल्यूम आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, स्पेसिफिक वॉल्यूम, भाई ये वाला फॉर्मूला PV = mRT, इस m को इधर ले आओ तो ये क्या बन जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा RT/P। ये कंडीशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो आप, तो क्या हो जाएगा, A1 V1 वेलोसिटी है, P1 ऊपर चला जाएगा तो दिस इज P1 R, और T1 = A2 V2, दिस इज P2 डिवाइडेड बाई RT2। सारी वैल्यूज यहाँ पे दी गई हैं, सारी क्वांटिटी की वैल्यू दी गई हैं, आपको बस A2 फाइंड आउट करना है। सब दिया गया, इनलेट आउटलेट वेलोसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर आपने निकाल लिया है, सारी वैल्यू, R की वैल्यू सब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो आप। सब्स्टिट्यूट करने के बाद जब वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो A2 = आपको आ जाएगा 12.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो डी करेक्ट होगा, ठीक है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन था, यहाँ पे ऑप्शन कौन सा था आपका, सी था, दोनों आपने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लूइड फ्लो थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग आर थ्रोटल फ्लो, इसमें से कौन सा, ये सारे हैं ना, पहले भी डिस्कस किया, पार्सली ओपन वाल्व, ओरिफिस, फोर्स प्लग, ऑल, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑल, ठीक है। ये सब क्या है, यहाँ पे कंसिडरेबल प्रेशर ड्रॉप होगा, तो ये कैसे होंगे फ्लो, ये होंगे थ्रोटल फ्लो। व्हाट डज डिफ्यूजर डू, डिफ्यूजर क्या करता है भाई, आपके नोजल का अपोजिट काम करता है, मतलब डिफ्यूजर स्पीड को घटा देता है, प्रेशर को बढ़ा देता है। तो क्या करेगा, आपके स्पीड को घटा देगा, प्रेशर को बढ़ा देगा, तो इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड एट एक्सपेंस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी के, ये तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।